नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अधीनस्थ न्यायालय पढ़ेंगे, सबॉर्डिनेट कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, इंडियन पॉलिटी का 74th लेक्चर है ये, जो पूरी सीरीज चल रही है। इतनी सिंपल भाषा में है, इतने आसानी से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ा, पॉलिटी का अगर पी भी नहीं आपको आता, तब भी यकीन मानिए इंडियन पॉलिटी में आप धुरंधर हो जाएंगे इस पूरी वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट हमारे भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य प्रशासन के बारे में है, जिसमें आर्टिकल 152 से 237 तक है। उसका ये आखिरी टॉपिक है, अधीनस्थ न्यायालय, जो आर्टिकल 233 से 237 तक है। अधीनस्थ न्यायालयों का जिक्र आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक ही पढ़ना है आपको। ये 5 आर्टिकल जो आपको पढ़ने हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं भाग 6 आपका आज कंप्लीट हो जाएगा और कल हम पढ़ेंगे भाग 8। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में जब आया था, इसके तहत आर्टिकल 238 को निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आपको भाग 8 पढ़ना है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, जो कि आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक है। ठीक है, अभी फ़िलहाल राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका आखिरी टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। मेरा पर्सनल ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो @करंट अफेयर्स बाय रवि लिख कर सर्च कीजिए। अगर श्री एजुकेशन चैनल को ज्वाइन करना है तो @श्री एजुकेशन चैनल लिख कर सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर। तो चलिए हम आगे शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट आपने पढ़ लिया। सुप्रीम कोर्ट पढ़ा तो आपके दिमाग में क्या क्लियर आया कि अगर मैं पूछूं पूरे भारत का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, तो सुप्रीम कोर्ट आप नाम बताएंगे। ठीक है, सेंटर का या पूरे भारत का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। अब चलिए राज्यों में आ जाते हैं, और राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है? हाई कोर्ट होता है। ठीक है, अब हाई कोर्ट के अधीन जितने भी कोर्ट होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? अधीनस्थ न्यायालय। उन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक है, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि हाई कोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय है कि नहीं? बिल्कुल है। उसी प्रकार हाई कोर्ट के अधीन जो न्यायालय होंगे वो क्या हैं? हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय हैं। लेकिन सभी के बारे में नहीं आपको पढ़ना है, केवल आपको पढ़ना है जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय के बारे में, अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के बारे में। जैसे राज्यों का सबसे बड़ा कोर्ट हाई कोर्ट होता है, वैसे जिला का सबसे बड़ा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, याद रखिए, जिसे सेशन कोर्ट भी कहा जाता है। और जिले में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट, दिमाग में क्लियर रखिए। लेकिन ये भी याद रखिए कि ज़िले में एक और कोर्ट होता है, रेवेन्यू कोर्ट होता है, जो रेवेन्यू जैसे मामले आते हैं उनकी सुनवाई करता है। ये आपको नहीं पढ़ना है। और कई शहर ऐसे हैं, जैसे कई महानगर, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, ये ऐसे महानगर हैं, वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट भी होता है। ठीक है, कौन सा कोर्ट? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट भी होता है। ये हर जगह नहीं होते हैं, ये कई विशेष महानगरों में ही उपलब्ध हैं। फिलहाल हमें केंद्रित कहाँ करना है पूरा ध्यान? जिला न्यायालय में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या बोला जाए सत्र न्यायालय या सेशन कोर्ट में। ठीक है, तो इसी को आपको पढ़ना है। अब ये भी याद रखिए, क्या जिला न्यायालय के नीचे भी कोई कोर्ट होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो भी कोर्ट होंगे ना, उन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है। दीवानी मामलों की सुनवाई करने के लिए अलग कोर्ट होते हैं, जबकि फौजदारी मामलों की सुनवाई करने के लिए अलग कोर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों की सुनवाई हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं। हाई कोर्ट में भी ऐसा हो रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ऐसा हो रहा था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट आएंगे, इनके नीचे वो क्या करेंगे? वो दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए अलग कोर्ट हैं, फौजदारी मामलों की सुनवाई करने के लिए अलग कोर्ट हैं। आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न आ गया होगा, दीवानी मामले क्या होते हैं, फौजदारी मामले क्या होते हैं। दीवानी मामले ऐसे मामले होते हैं जो पैसों से संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन किसी ने हड़प ली, तब आप मुकदमा जो करने जाएंगे वो किस टाइप का मुकदमा है? वो सिविल मुकदमा है या दीवानी मुकदमा है। जैसे आपका चेक बाउंस हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया और बात डिवोर्स तक आ गई है, तो ये सभी दीवानी मामले हैं। ठीक है, और फौजदारी मामले बोला जाए या दांडिक मामले या क्रिमिनल मामले, ये वो मामले होते हैं जो लड़ाई झगड़े से रिलेटेड होते हैं, खून खराबे से रिलेटेड होते हैं। किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, किसी ने डकैती डाल ली, तो ये सभी मामले क्या हैं? फौजदारी, क्रिमिनल मामले हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सभी कोर्ट
अलग अलग कर दिए गए हैं कि दीवानी मामलों के लिए अलग सुनवाई करेंगे और फौजदारी मामलों के लिए अलग सुनवाई करेंगे, वो भी हम पढ़ लेंगे। फ़िलहाल हमें पूरा ध्यान कहाँ लगाना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में या सेशन कोर्ट के बारे में, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट का, किस डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल लें, मान लीजिए लखनऊ का एग्जाम्पल ले लिया। तो लखनऊ एक ज़िला है, तो लखनऊ में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा या बोला जाए सेशन कोर्ट होगा। तो ये है उसकी तस्वीर, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या अब बोला जाए सत्र न्यायालय है लखनऊ के अंदर। अब इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है, सेशन कोर्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों कहा जाता है, सेशन कोर्ट क्यों कहा जाता है। देखिए अगर कोई मुकदमा ऐसा आया जो कि सिविल मामलों से संबंधित है, तब इस कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाएगा। लेकिन इसी कोर्ट के अंदर कोई ऐसा मामला आ गया जो क्रिमिनल से रिलेटेड हो, या क्रिमिनल मामला कोई आया है, अब क्रिमिनल मामलों की जब सुनवाई ये कोर्ट करेगा तब इस कोर्ट को सत्र न्यायालय कहेंगे या सेशन कोर्ट कहेंगे। ठीक है, आपने केस कर दिया है, किसी भी जिला कोर्ट के अंदर केस किया है, आपका चल रहा, अगर आपका वो सिविल मामला है, अगर वो मामला सिविल है, तब आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस कोर्ट में केस किया है, तो आप कहेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने केस किया है। अगर आपने कोई मुकदमा किया हुआ है कोर्ट के अंदर और वो मामला क्रिमिनल मामला है, तो आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे आपका केस चल रहा है भैया, तो आप कहेंगे लखनऊ के सत्र न्यायालय में मेरा केस चल रहा है। ठीक है, जब क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेगा यही कोर्ट तब इसे सत्र न्यायालय कहेंगे, जब ये सिविल मामलों की सुनवाई करेगा तब इसे जिला न्यायालय कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। बिल्डिंग एक ही है, नाम अलग अलग हैं, वो केस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके बाद देखिए इस कोर्ट के अंदर जो सबसे बड़े पोजीशन पे होंगे, सबसे बड़े आप कह सकते हैं पोस्ट पर होंगे, या कहा जाए इस पूरे कोर्ट के प्रधान जो होंगे, जो सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी होंगे, उन्हें जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश कहा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज कहा जाएगा। अब वर्तमान में इस लखनऊ के अंदर जो हमारे जज हैं वो अनिल कुमार जी हैं, अनिल कुमार ओझा इनका नाम है। नाम किसी का आपको याद नहीं रखना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो अनिल कुमार ओझा जी इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज हैं। अगर कोई मामला आया, सिविल से संबंधित मामला आया, कोई दीवानी केस आया है, अब उसकी सुनवाई जब ये अनिल कुमार ओझा जी करेंगे तब इन्हें जिला न्यायाधीश कहा जाएगा। जब ये क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेंगे तब इन्हें सत्र न्यायाधीश कहा जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले बताइए। अभी हम कुछ नहीं हमने पढ़ा हुआ, अभी हमने जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय ये नाम इनके क्यों क्यों हैं ये हमने पढ़ा है। अब इनके जो सबसे बड़े जज होते हैं उन्हें जिला न्यायाधीश कहा जाता है या डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है या सेशन जज कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मेन क्वेश्चन जो बनते हैं इन जज के ऊपर ही बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल आपको पढ़ना है, आर्टिकल 233। 233 से शुरुआत ही होती है तो वही आपको सबसे पहले पढ़ना है। आर्टिकल 233 में ये लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं या बोला जाए सेशन जज हैं, जिला जज या सत्र जज, समझ पा रहे कि नहीं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इस बात को आर्टिकल 233 में उल्लेखित किया गया है। साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा होगी, लेकिन उस राज्य की हाई कोर्ट से सलाह लेने के बाद। ये आप पढ़ चुके हैं, हाई कोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, समझ में आया कि नहीं। आर्टिकल 233 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा होगी और उस राज्य के हाई कोर्ट से परामर्श लेने के बाद ही होगी। अब बारी आती है कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, जो जिला न्यायाधीश है इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इनकी योग्यता में सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि भारत के नागरिक होने चाहिए, और दूसरी बात ये लिखी हुई है कम से कम 7 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में इन्होंने वकालत की हो। नोट कर लीजिएगा, पूरे भारत के किसी भी न्यायालय में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर न्यायालय में, भारत क्षेत्र के अंदर कोई भी न्यायालय है उसमें अगर इन्होंने 7 साल तक इन्होंने अगर वकालत की है तो ये इस योग्य हो जाएंगे। उसके अलावा हाई कोर्ट ने इनकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, ठीक है, और किसी लाभ के पद पर ना हो, तब ये योग्य हो जाएंगे जिला जज बनने के। ये है योग्यता। उसके बाद शक्तियां क्या हैं इनकी, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं हमारे, इनके पास शक्तियां क्या हैं।
अब डिस्ट्रिक्ट जज के पास शक्ति ये है कि वो दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। जब वो दीवानी मामलों की सुनवाई करेंगे तब उन्हें क्या कहा जाएगा? वेरी गुड, जिला न्यायाधीश कहा जाएगा। जब वो आपराधिक मामलों की सुनवाई करेंगे तब क्या कहा जाएगा? सत्र न्यायाधीश कहा जाएगा। ठीक है, अब ये याद रखिए, जब ये सत्र न्यायाधीश के पद पर काम करते हैं, अर्थात आपराधिक मामलों की जब ये सुनवाई कर रहे होते हैं, तो उस मामलों की सुनवाई करते समय ये किसी व्यक्ति को उम्र कैद और मृत्युदंड भी दे सकते हैं। अगर उस अपराधी ने कोई संगीन अपराध किया हो जिसकी सज़ा मृत्युदंड है या उम्र कैद है, तो ये दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज भी दे सकते हैं, इनके पास भी इतना पावर होता है। लेकिन याद रखिए, जब भी मृत्युदंड देंगे अर्थात फांसी की सज़ा सुनाएंगे, तो वो उस राज्य के हाई कोर्ट के साथ विचार विमर्श कर लेंगे। ठीक है, परमिशन ले लेंगे, तभी ये मृत्युदंड सुनाएंगे। ये बात भी याद रखिए आप। इसके अलावा आर्टिकल 234 आपको पढ़ना है। आर्टिकल 234 में ये बताया गया है कि जिला न्यायाधीश को छोड़कर जो बाकी जिला न्यायाधीश के अधीन जितने भी जज आ रहे हैं और जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, ये हमें आर्टिकल 234 बताता है। मतलब उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केवल डिस्ट्रिक्ट जज ही थोड़ा ना होंगे, उनके अधीन उनके नीचे काम करने वाले और भी तो जज होंगे, और भी तो अधिकारी होंगे। उनकी नियुक्ति कैसे होगी, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 234 में किया गया है। क्या लिखा हो गया है इसमें? ये बताया गया है कि ऐसे लोगों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा होगी, लेकिन उस राज्य की हाई कोर्ट और उस राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग से सलाह करने के बाद। तो आर्टिकल 233 और 234 में क्या फ़र्क है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग भी पिक्चर में आ गया है। तो राज्यपाल के द्वारा, लेकिन हाई कोर्ट और राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह से के बाद होगी। आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कुछ ऐसी पोस्ट भी है जिनके लिए परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाती हैं राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टिकल 236। आर्टिकल 236 में जो जिला न्यायाधीश के नीचे जो न्यायाधीश आते हैं उनके बारे में बताया गया, उनके नाम बताए गए हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है ना, उनके अधीन कौन कौन से न्यायाधीश होंगे, उनका नाम आर्टिकल 236 में बताया गया है। ये नाम आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आप जानकारी के लिए अगर याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। अपर जिला न्यायाधीश, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी इनके अधीन होते हैं। संयुक्त जिला न्यायाधीश, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज इनके अधीन होते हैं। सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट भी इनके अधीन होते हैं। अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट भी इनके अधीन होते हैं। अपर सेशन न्यायाधीश भी इनके अधीन होते हैं और सहायक सेशन न्यायाधीश भी इनके अधीन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 235। आर्टिकल 235 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 235 में साफ तौर पर बताया गया है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो एक तरीके से कहा जाए हाई कोर्ट के अधीन ही होती हैं, हाई कोर्ट के नियंत्रण में होती हैं। क्या लिखा गया है आर्टिकल 235 में? आर्टिकल 235 में ये लिखा हुआ है कि जो जिला न्यायालय हैं और उसके अधीन आने वाली जो सभी न्यायालय हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनकी जो सेवा शर्तें हैं, जैसे प्रमोशन देना, छुट्टी देना, उनकी पोस्टिंग करना, ये सारा काम हाई कोर्ट निर्धारित करेगी। मतलब आप समझ में आए कि नहीं? जिला न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीन आने वाले जितने भी न्यायालय हैं, वहाँ पर जो काम करने वाले अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की जो सेवा शर्तें हैं वो निर्धारित करने का काम हाई कोर्ट का है। मतलब उन अधिकारियों की पोस्टिंग कैसे होगी, प्रमोशन कैसे होगा, उन्हें छुट्टी सैंक्शन कैसे होगी, ये सब हाई कोर्ट के हाथ में है। तो ये आर्टिकल 235 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट के अंदर जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी अधीनस्थ न्यायालय हैं। अब दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए अलग होती हैं, फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए अलग। उनका नाम क्या है? सबसे पहले आता है अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय। दीवानी मामलों को हम देख रहे हैं। दीवानी मामलों की सुनवाई करते समय जिला न्यायालय के जस्ट नीचे कौन सा न्यायालय आता है? सबॉर्डिनेट जज कोर्ट आता है या अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय आता है। ठीक है, और उसके नीचे सबसे जो छोटे लेवल पे है मुंसिफ न्यायालय आता है। वहीं फौजदारी मामलों के लिए देखें, जो क्रिमिनल केस की सुनवाई करने के लिए सत्र न्यायालय के जस्ट नीचे कौन सा आता है? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, अर्थात चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट आता है। उसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, इसका मतलब क्या है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट आता है।
अब जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट है अर्थात मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय है, इसे अधिकतम 7 वर्षों की सज़ा देने का अधिकार है। कोई भी मामले की सुनवाई कर रहे हैं क्रिमिनल मामलों की, तो इन्हें मैक्सिमम 7 वर्षों का सज़ा देने का अधिकार है। 7 वर्षों से अधिक सज़ा नहीं दे पाएंगे। अगर कोई मामला बड़ा है जिसकी सज़ा 7 वर्षों से ज़्यादा है, तब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेज देंगे। उसके अलावा जो न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय है, जो सबसे छोटे लेवल पे है, इन्हें 3 साल की सज़ा देने का प्रावधान दिया गया है। ये मैक्सिमम 3 साल की सज़ा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इनका नाम अलग अलग हो जाता है, उसके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे फौजदारी मामलों की सुनवाई जो कर रहे हैं, ये जो छोटे 2 न्यायालय हैं, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, इन्हें आप कहीं देखेंगे इनका नाम है न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रथम श्रेणी, और दूसरे वाले का जिसका नाम मैंने आपको बताया न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, इसका नाम आपको दिखा जाएगा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सेकंड श्रेणी। तो ये अलग अलग नाम भी दिए गए, उससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। और सिविल मामलों के लिए आपको बहुत सारे नाम दिखेंगे, जैसे अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय है, इसे आप कहीं देखेंगे सिविल जज सीनियर डिवीज़न का कोर्ट, या मुंसिफ न्यायालय को आप देखेंगे सिविल जज जूनियर डिवीज़न का कोर्ट। तो अलग अलग किताबों में भी अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इनके कई उपनाम हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको बातें क्या याद रखनी है, जिला न्यायालय या सत्र न्यायाधीश के बारे में जो बताया है, उनके जो न्यायाधीश हैं, उनके जो मुख्य न्यायाधीश आप कह सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं, इनके बारे में उनकी योग्यता, उनकी नियुक्ति, शक्तियाँ, ये सब बातें आपको याद रखनी हैं। ये ऐसा टॉपिक है, ये बाकी अन्य किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है और बहुत कम पूछा जाता है एग्ज़ाम में। फिर भी मैं यहाँ पर पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो छोटे से छोटा टॉपिक भी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम भाग 8 पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।